सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली कॉमन है सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और जो साइंस स्टूडेंट नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, तो आज हम लोग एक महान साइंटिस्ट जूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लास नाइन्थ में वर्क डन की यूनिट जो आई है हमारी, ठीक है, वो भी जूल साहब की देन है। ओके, और उसके बाद फिर एनर्जी की यूनिट वो भी जूल साहब की देन है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में जब हम आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारे जूल साहब की ही देन है। पीछे उनकी फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, तो भाई अब जूल साहब ने जो है ऐसा क्या किया, ठीक है, फ़िज़िक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आई थिंक जितने भी मैं साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा हूँ, ओके, उसमें से ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। नहीं तो मैक्सिमम सुने होंगे कि भाई गरीब फैमिली से थे और धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, तो इनका एक्चुअल में जो है इनका पूरा इंटरेस्ट जो था वो फिज़िक्स में ही था। तो ये जो है बहुत बड़े फैमिली में पैदा हुए। ठीक है, इनके फादर का लीकर का बहुत बड़ा जो है व्यापार था। ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ठीक है, और उनका नाम था तुम्हारा बेंजामिन जूल। ठीक है, तो ये 1811 में हुए। ठीक, तो जब 1811 में हुए उसके बाद धीरे धीरे इनकी पढ़ाई आगे बढ़ी, और इनका जो खुद का जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री था, ठीक है, उसी इंडस्ट्री में इन्होंने क्या किया कि भाई अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया। ठीक है, वर्क का। फिर धीरे धीरे जो इनका वर्क का जो है कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाए या एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़े, तो फिर इन्होंने वर्क के बारे में बताया। ठीक है, फिर इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया। फिर ठीक है, फिर हीटिंग इफ़ेक्ट के भी बारे में बताया। और हीटिंग इफ़ेक्ट को लेके इनकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ठीक है, शादी के बाद ये स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे वाइफ के साथ घूमने। ठीक है, तभी सामने से जो है झरना गिर रहा था। झरना गिर रहा था मतलब झरने से पानी गिर रहा था। ठीक, तो जब पानी गिर रहा था तो इनको जो है करंट लगा, पता नहीं कैसे करंट लग गया। तो ये दौड़ गए झरने के ऊपर। ठीक है, झरने के ऊपर मतलब कि जहाँ से झरना निकल रहा है, जहाँ तक ऊंचाई तक जा पाते थे वहाँ दौड़ते हुए चले गए। ठीक, इनको वाइफ को लगा कि फिर से इनको फिज़िक्स का भूत चढ़ गया है और ये जो है पता नहीं बचेंगे कि बचेंगे। वहाँ गया और वहाँ पे इन्होंने थर्मामीटर ले गए थे घूमने। तो थर्मामीटर लगाया और वहाँ पे टेम्परेचर नापा। फिर नीचे आके टेम्परेचर नापा तो इन्होंने देखा क्या कि टेम्परेचर में जो है ना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई अच्छा, ये इन्होंने ही जो है नींव रखी। हालांकि इनके पहले भी बहुत साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन वो कुछ पता नहीं, क्योंकि भाई बहुत पहले भी हम देखें तो भाई हमारे जो पूर्वज हैं या फिर अर्ली मैन हैं वो रब करके हीट जनरेट करते थे। ठीक है, या फिर आग लगाते थे, फिर आग से हाथ तापते थे, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाते थे। पता है कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर हीट आती कहाँ से है। तो भाई तब उन्होंने उसको क्या कह दिया, अग्नि को भी हमने क्या मान लिया, भगवान मान लिया। ठीक है, तो भाई ये क्या थे, इन्होंने बताया कि तुम्हारा एनर्जी जो है ना, कंजर्वेशन का जो है पहला न्यू यही रखे थे। इसके पहले भी थे, अरिस्टोटल भी थे, फिर तुम और भी कई साइंटिस्टों का नाम पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जूल साहब का जो है ना बहुत ज़्यादा ही योगदान था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई बताया कि एनर्जी जो है कंज़र्व है। ठीक है, तो एनर्जी भाई कंज़र्व है तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक, तो जूल साहब ने इसकी नींव रख दी। ठीक है, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि बहुत पहले जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी एनर्जी है। ठीक, अब जो है बात आती है कि भाई जूल साहब जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में क्या योगदान दिए, तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें करंट को फ्लो होने में दिक्कत हो। ठीक है, जैसे मान लो एक वायर है। ठीक, एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब भाई
अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ या तुम हो, ठीक है, तुमको दौड़ना है, तुमको चलना है, कोई तुम्हें बार बार रोक रहा है, ठीक है, तो तुम्हें जब कोई बार बार रोकेगा तुम्हें गुस्सा आएगा, ठीक है, यानी तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, एग्जाम जनरल गुस्सा आएगा भाई। तो ठीक उसी तरह भाई रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने दे रहा है, करंट बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही है, तो क्या होगा, कंडक्टर हीट करने लगेगा, ठीक है। यही जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्लास 10th में मैं पढ़ाऊँगा आफ्टर सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एनर्जीज़ के बारे में इन्होंने दिया, ठीक है, तो एनर्जीज़ के बारे में दिया फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो भाई सोलर एनर्जी क्या है, ठीक, तो भाई सोलर एनर्जी क्या है, तो सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो हमको सन से मिलती है, ठीक है ना। सोलर एनर्जी क्या है, सन से मिलती है। और ये कैसे कौन कलेक्ट करता है भाई, इसे हम कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस की जो है प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं हमारी सोलर एनर्जी। और कितने टाइप की एनर्जी हैं भाई, और एक हो गई तुम्हारी हीट एनर्जी, ठीक है। अब हीट एनर्जी कई चीज़ों से मिल सकती हैं, रगड़ने से, गैस जलाने से, ठीक है, लकड़ी जलाने से, लोहा जलाने से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें हीट एनर्जी मिलती है। फिर लाइट एनर्जी, अब लाइट एनर्जी कई तरह की होती है, ये सेंसेशन ऑफ लाइट होता है, ये सन से भी सन जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो सन से भी हमें लाइट एनर्जी मिलती है, बल्ब और ये सारी चीज़ों से भी हमें लाइट एनर्जी मिलती है। केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी क्या है, फॉसल फ्यूल से जो मिलती है हमको एनर्जी, वो क्या कहलाती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी कैसे मिलती है भाई, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो यानी रिवर से, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो है फ्लोइंग रिवर से, मतलब कुल मिला जुला कि पानी से जो एनर्जी हमको मिलती है वो सारी क्या कहलाती है, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे मिलती है भाई, विंड एनर्जी जो है हमको हवा से मिलती है, ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और सारी एनर्जी का यूनिट जूल होगा, और सारी ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी जो एनर्जी होगी वो स्केलर होगी, ठीक है ना। फिर आ गया तुम्हारा बायोमास एनर्जी, ठीक है। फिर टाइडल एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी चिल्लाने से मिलती है, ठीक है, जैसे हम चिल्ला रहे हैं तो साउंड एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, चार्जेस से मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, फ्यूसन और फिशन से मिलती है। तो ये सारे जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी है, और भी ढेर सारी एनर्जी है। तुमको और भी कोई एनर्जी पता होगी तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख देना, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद एनर्जी, अच्छा एनर्जी अब बता दिया इन्होंने, जूल साहब ने जो है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट्स ओनली चेंज इट्स फॉर्म, यानी कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो भैया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर ये चेंज होगी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखते हैं क्या होता है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में बदली जा सकती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कैसे होगा भाई, जनरेटर है। अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने मोटर के बारे में भी बताया, मोटर के बारे में भी इनका अच्छा खासा रिसर्च है, ठीक है, जूल साहब का, ठीक। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊँगा बताता रहूँगा ये कौन है, इसके भी जनरली हर बुक्स में नहीं दिया है, ठीक है, कि भाई कैसे क्या हुआ। और वर्क का कॉन्सेप्ट तो मतलब आप कह ही नहीं सकते कि पूरा योगदान जूल साहब का ही है, ठीक है। बट जूल साहब ने एक रिलेशन निकाल दिया, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से जूल साहब का नाम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो भाई ये क्या है भाई, जैसे जनरेटर से हमने, जनरेटर क्या है भाई, मैकेनिकल जनरेटर ऐसे ऐसे घुमाया, उसमें मैकेनिकल वर्क हुआ, और मैकेनिकल वर्क यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई भाई, जैसे बिजली मोटर है, मैंने लाइट स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई मोटर में, और मोटर एनर्जी क्या हुई, घूमने लगी, मैकेनिकल एनर्जी बन ली, और वो पानी को ऊपर करने लगी, ठीक। तो वो हो गया भाई। फिर है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे बदल गई, जैसे गीज़र हो गया, हीटर हो गया, अब ठंडी आ ही रही है, इन दोनों का इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो भाई ये कैसे हो गया, ये
तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई, हीट एनर्जी में, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे बदल गई, तो स्टीम इंजन, ठीक है। अब स्टीम इंजन के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, किसने बताया था, जेम्स साहब ने, जेम्स वॉट, इसीलिए उसका यूनिट पड़ा वॉट, ठीक है, पावर का, ठीक। तो ये हो गया भाई। उसके बाद है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, दिख ही रहा है, ठीक, यानी कि हम स्विच ऑन किए बल्ब जला, वो लाइट एनर्जी में, इसको हीट एनर्जी में भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में। अब ये कैसे हो गया भाई, ये लाउड स्पीकर है, जैसे इसमें हमारे टीवी में पीछे जो है लगा हुआ है स्पीकर, हमने ऑन किया और स्पीकर चिल्लाने लगा, ठीक। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में बदली, साउंड एनर्जी में, ठीक है। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। अब वो कैसे बदल रहा है भाई, अब किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं हम, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है, उसके केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, अच्छा बैटरी से चार्ज है, जो हम लोग इन्वर्टर लेते हैं ना, ये क्या करता है भाई, ये किसको कन्वर्ट करता है, वो तो अलग की चीज़ हो गई। एसी करंट की अगर बात करें तो ये एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, फिर डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है। यानी कि एसी करंट डीसी में बदली तो हमारा चार्ज हो गया क्या, बैटरी में चली गई, ओके। तो इन्वर्टर क्या करता है भाई, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा आया केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब सेल चार्ज हो गया, उसमें से हम क्या कर दिए भाई, वो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जलाने का काम आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और फिर केमिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है भाई, जैसे ये जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी केमिकल एनर्जी है, इसको हम लोग गाड़ी में डालते हैं। उसके बाद ये किस में बदल जाती है, गाड़ी चलती है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारी एनर्जीज़ जो है बदलती हैं, किस में, एक फॉर्म से अलग अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो अब जो है ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसकी न्यू जो रख दिया गया था बहुत पहले, जेम्स वॉट साहब ने बोला, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने बोला, किसने, लेवोसियर ने, ठीक है, 1774 में, ठीक है, कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है। तो इनका पहले जो है ना लिखित कह सकते हो कि वो आ गया क्या, स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम जो है ना, जैसे वर्क डन के बारे में बताए थे, ठीक है, वर्क डन क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, ठीक है। अगर हम चल रहे हैं तो फोर्स पीछे की ओर लगा रहे हैं, ठीक, फोर्स पीछे की ओर लगा रहे हैं और हम चल आगे रहे हैं उसके रिएक्शन से, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, -1, यानी कि वर्क डन व्हेन वी आर वॉकिंग बाय मी इज़ नेगेटिव, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है कि भाई वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तो किस फोर्स के रेफरेंस में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि भैया हम किस रेफरेंस में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब प्लेन अगर उड़ रही है, ठीक है, प्लेन अगर उड़ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, प्लेन अगर उड़ रही है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे होगा, वर्क डन बाय द प्लेन, क्योंकि जो क्या कह सकते हैं उसको, फोर्स किधर लगा रही है, पीछे की ओर, ठीक है, फ्यूल से अपने फोर्स पीछे और जा आगे रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है 180, यानी कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज या प्लेन इज व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पूछें, देखो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रही है, नीचे की ओर, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, यानी कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री।
नाउ हियर वर्क डन बाय अ ग्रेविटी इज़ 0। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम किस रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस पे हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देंगे, कराएंगे भी। ठीक है, ओके क्लास, इफ़ एनी डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन वो हमसे पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।